आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड शिराज साहब। कर्नल साहब आपको जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कर्नल साहब, एक आम राय पाई जाती है कि क्या नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर होना इंडिया का, क्या ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है? मैं इसको जरा थोड़ा सा पहले इलेबोरेट कर दूं कि अगर कोई मेरा दुश्मन मुल्क है तो मैं क्या देखूंगा कि वहां पे माइनॉरिटीज और मेजोरिटी में लड़ाई चल रही है, मुस्लिम वहां पे लड़ाई चलती रहती है। उसके अलावा डिवाइड हो जाता माशरे में, और उसके अलावा अपने जो नेबर मुल्क हैं वो उनके साथ लड़ाई चल रही हो, मेरे दुश्मन मुल्क। तो ये सब कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तकरीबन, में नजर आ रहा है। शायद कुछ और चीजें भी कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर होना इंडिया का पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है? जी थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट आपको ये तो हमें पता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज प्ले करती हैं तो वो अपने नैरेटिव्स जनरेट करती हैं। इससे पहले तो हम देख रहे इनिशियली ये था कि वो सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे थे, फिर ग्रेजुअली जो है जब से ये मोदी आए हुए हैं तो वो एक्सट्रीमिज्म में चले गए हैं। आरएसएस बेसिकली वो दो आरएसएस के लीडर हैं, ना कि पूरी भारतीय कौम के जो इस वक्त नरेंद्र मोदी। तो जब आप एक्सट्रीमिज्म में चले जाते हैं तो आप बैलेंस लूज करते आते हैं। तो बैलेंस जो ही आप लूज करते हैं तो इस सूरत में कहीं ना कहीं किसी को फायदा हो रहा होगा और किसी न किसी जगह पे किसी को नुकसान हो रहा होगा। तो इस सूरत में मेरे ख्याल से जो बेनिफिशरीज हैं वो इंडिया के एनिमीज हैं और अदर वर्ल्ड है, और बाकी एज फार एज इंडिया इज कंसर्न तो वो इन एनी केस लूजर्स हैं। क्योंकि तो आपने देखा होगा ये मार्का हक के अंदर तो ये टोटल उनकी एक्सट्रीमिज्म जो थी, सोच थी, जिसको वो परसू कर रहे थे, और अल्टीमेटली उसको परसू करते करते वो ऐसे जाल में फंस गए कि जिसमें पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया, और उसके बाद जो कुछ इंडिया के साथ हुआ वो फिर दुनिया ने देखा। जी तो अगर हम ये बात करें नरेंद्र मोदी की, तो ये उसको पॉलिटिकली तो बहुत फायदा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि उसके जो सूबे जो है वो प्रोविंसेस है, वहां पे भी उसकी गवर्नमेंट बन रही है, हर इलेक्शन वो जीतते जा रहे हैं। तो ये तो बहुत अपीलिंग सोच है, मतलब अपील कर रही है ये थिंकिंग उसकी आवाम पब्लिक के लिए, तो वो बहुत अपीलिंग है। मतलब उनको शायद ये, और क्या वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से उस पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं? ये बेसिकली तो देखें वो नेशनल इंटरेस्ट उनके सामने नहीं है, मैं समझता हूँ ये तो उनकी पार्टी इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लोगों को कन्विंस किया हुआ। काफी हद तक अभी इंडिया में एक अवेयरनेस आ चुकी है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो है वहाँ पे अवेयरनेस का लेवल बहुत कम है, लोगों को एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से मोदी जो है ये बहुत जगह पे प्रिवेल करता है। बट ग्रेजुअली हम ये देख रहे हैं कि वो जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड बैक कर रहा है, और उसमें जो उसका पॉलिटिकल नैरेटिव है वो मेरे ख्याल से इन डेज टू कम वो डिफीट होगा। जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसमें आप देखेंगे कि ऑलरेडी उसने जो लास्ट इलेक्शंस के थे उसकी वो पोजीशन नहीं थी जो उससे पहले इलेक्शंस में उसकी पोजीशन थी। लेकिन जो नेक्स्ट आने वाला टाइम है मैं समझता हूँ कि फर्दर ये स्लाइड डाउन करेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज हर कमाल को जवाल है, एवरी राइज एज अ फॉल। तो जो इन्हें अचीव करना था, टॉप रैंक पे जाना था, मेरे ख्याल से वो चले गए। इसके बाद उनका जवाल है, और ये उनका जवाल देखिए पूरी दुनिया देख रही है कि उनके जहाजों का गिरना, अमेरिकन प्रेसिडेंट का उस चीज को रीइंफोर्स करना, और पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है। आप देखें पाकिस्तान इंडिया का जो उत्तर प्रदेश है उससे भी छोटा है, ये सूबे के अपना आबादी के लिहाज से भी छोटा है और रकबे के लिहाज से भी छोटा है। और उसकी आर्मी आप देखें, उसका बजट देखें, उसकी बाकी चीजें देखें, पाकिस्तान इज नो फेयर। और उसके बावजूद एक छोटे से मुल्क ने उनको नाकू चने चिपकाए, और इंडिया को उस जगह लाकर उन्होंने फेंका है कि उनके लिए पूरी दुनिया के अंदर जो जग साई हुई, उनकी एम्बेरसमेंट हुई है एक नेशनल विद इन इंडिया। मतलब यस वी कैन से टू सम एक्सटेंट उसका नैरेटिव सेल हो रहा है, बट आउटसाइड इंडिया मोदी जो है ना इस वक्त मुझ पता कर रहा है। इसमें अगर जो लास्ट में इलेक्शन हुए थे उसमें वो काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी मेजोरिटी बहुत ज्यादा होगी, एक्सट्रीम मेजोरिटी से वो जीतेंगे। क्या वो डाउनफॉल जो अपन नहीं जी सके, क्या वो डाउनफॉल जो था वो चलता चलता मार का हक में उस पर स्टैंप लगी है? जी डेफिनेटली, मैंने कहा ना कि ये एक जाल था जिसमें वो फंसता जा रहा था। आप देखिए ना, आप जो बहुत चालाक आदमी होता है ना तो पहले वो दोनों टांगों पे नाच रहा होता है, जब थोड़ा फंसता है तो एक टांग पे नाच रहा होता है और आखिर में दोनों टांगें फंस जाती हैं। मोदी के साथ ये हुआ है कि वो उस जिस दलदल में जा रहा था, वो जाते जाते जब बिल्कुल ही वो उसमें डूब गया
तो उसमें फिर पाकिस्तान ने उसको इस तरीके से पकड़ा कि मेरे ख्याल से सारी दुनिया ने देखा। इंडिया और पाकिस्तान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस अफवाज बना रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आती जा रही है अपनी वो लेस कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक वेल इक्विप कर रहे हैं। अगर आप क्लोजली एनालाइज करें दोनों अफवाज को टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या फर्क है दोनों अफवाज में? देखिए, टेक्नोलॉजिकली जो है ना, दो चीजें हैं। एक है हमारा कन्वेंशनल एस्पेक्ट है और दूसरा है हमारा न्यूक्लियर। इवन न्यूक्लियर के अंदर भी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है इज मच बेटर देन इंडिया। और जहां तक कन्वेंशनल का ताल्लुक है वो तो भी आपने देख लिया। अब उसने तो इतने अच्छे त्यारे फ्रांस से खरीदे और सारा उसने अपना निज़ाम तैयार किया, और हमें तो वो कहती है चाइनीज टेक्नोलॉजी है और सारा कुछ है। बट मैन बिहाइंड द गन मैट्स, ये हमारी जो बेसिकली फोर्सेस की ट्रेनिंग है, जो उनकी मोटिवेशन है, जो डिटर्मिनेशन है, एज कम्पेयर टू इंडिया, वो बहुत ज्यादा है। मैं खुद सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई हैव बीन सिलेक्टिंग ऑफिसर्स फॉर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तो उसमें जनरली जो हमारे पायलट्स हैं वो इतनी हाई ब्रीड है कि एट टाइम्स जब हम सिलेक्शन में जाते थे तो हमारे पास अगर उनमें 2000 लोग आए और हमारे 50 वैकेंसी से 50 भी पूरे नहीं होते थे। हमारी इतनी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है उनकी सिलेक्शन का। हमारा पायलट कभी भी किसी सिचुएशन में ब्लॉक नहीं होता, और बड़े सुपरसोनिक किस्म के लोग उसमें हम लेके आते हैं, बिकॉज उन्होंने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर डिसीजंस लेने होते हैं। तो एक तो अगर टेक्नोलॉजी के अंदर जाएं तो टेक्नोलॉजी को जो चलाने वाला बंदा है ही इज मच स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू इंडिया विद पाकिस्तान। ठीक है जी, कि हमारे जो पायलट्स हैं, हमारे वो जो लोग हैं दुनिया में, ये नहीं कि मैं समझता हूँ अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, नजर बद से हमें बचाए, तो पाकिस्तान का जो पायलट है वो उस लेवल का आपको दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा। ना अमेरिकन से उस लेवल के, ना ही इसराइल के पास है, मतलब कोई जितनी भी एटॉमिक पावर्स दुनिया के अंदर हैं, वी हैव द बेस्ट। जो हमारी ये एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स है, ये वी हैव द बेस्ट है। क्या राफेल में कोई मसला है या बेहतरीन मछली है? आप राफेल हमें दे देना, ठीक है जी, और उनको ये हमारे वाले दे दें, ठीक है जी। तो इसका रिजल्ट वही होगा जो एज ऑफ टुडे हुआ है। राफेल में कोई मसला नहीं है चलाने वाला? नहीं, राफेल में क्या मसला हो सकता है? मसला है इंडियन पायलट के साथ। और आप जहाज जो मर्जी लें, इक्विपमेंट, मैंने कहा ना, मैन बिहाइंड द गन मैटर्स, गन डजंट मैटर मच। कि आप देखें, आपने, मैं खुद एक बेस्ट पायलट भी रहा हूँ अपने डिवीजन के अंदर जब मैं यंग ऑफिसर था। तो जो गन हमारी होती थी ना, उसको चलाने के लिए एक बहुत ट्रेंड आती चाहिए। हमारी उसकी जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होती थी, मैं अपनी पूरी यूनिट लेके जाया करता था रेंजेस के ऊपर, सुबह से शाम तक मैं लगा रहता था, फायरिंग करता था। एंड डे पे रिजल्ट ये होता था कि आई यूज्ड टू बी एंड माय टीम यूज्ड टू बी द बेस्ट। सो आपकी ट्रेनिंग, आपकी मोटिवेशन, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका एम, आपका ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें जब एक होलिस्टिक पिक्चर बनती है, कंपोजिट पैटर्न इनका बनता है, तो तब जाके एक सोल्जर बनता है। तो सीधा सीधा आप कहें कि आप बस जीत रही है, दुनिया की बड़ी जबरदस्त गन है, तो आप बाएं आंख की जगह दाएं आंख से निशाना दे रहे हैं, तो गन कुछ नहीं करेगी, करना आपने ही। ये जो अभी मॉडर्न वॉरफेयर चल रही है, इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, एआई का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। जैसे अभी हमने रिसेंट एक और बड़ी जंग देखी भी है, कितने वो इफेक्टिव है। इसने कन्वेंशनल वॉरफेयर को और जो मॉडर्न वॉरफेयर, इसके बैलेंस को कितना आउट कर दिए? देखिए, पुरानी जो जंगें होती थी ना जी, आप देखें ना, जब मतलब बैटल ऑफ कार्ड हमने सुना, वो किसी जमाने में हुई, बड़े बड़े जंगजू आते थे। फिर रिसेंट वॉर से आप देखें, वर्ल्ड वॉर 1 को आप ले लें, नेपोलियन बोनापार्ट को लें, आप हिटलर को लें, आप ये जो बड़े बड़े इनके आर्मर के मनूवर्स होते थे, और वो जो जंगें लड़ी जाती थी दूसरे के सॉइल के ऊपर जाके, तो अभी मुल्कों को फतह करने वाली जंगें जो है ना, वो नहीं हो रही। अभी मुल्कों को तबाह करने वाली जंगें हो रही हैं। ठीक है जी, आप एक मुल्क को फतह नहीं कर सकते, बात आप उसको तबाह जरूर कर सकते हैं। और ये बिल्कुल एक नया ट्रेंड अभी हमने देखा है जो पहले नहीं था। वो ये ट्रेंड इसलिए आया, एक तो डेफिनेटली ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो उसके बाद उसको रीइंफोर्स जो कर रही है हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी। मैंने मिसाइल के अंदर सर्व किया इनिशियली 1994 में, जब पाकिस्तान के अंदर शाहीन और आतफ मिसाइल सिस्टम जब वो ये आया, तो उसमें हमें एहसास हो गया था कि अभी वो जंगे नहीं होंगे कि आर्मर मनूवर्स हो रहे हैं, आप जनाब पूरे पूरे डिवीजन और कोर के साथ दूसरे मुल्क के अंदर अटैक कर रहे हैं, जाके सारा कुछ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वॉर की स्ट्रेटेजी जो है ये चेंज हो गई है।
अभी कन्वेंशनल वॉर जो टिपिकल होती थी, जो हमने देखी सुनी, 71 की वॉर थी, 65 की हमारी वॉर थी, या वर्ल्ड वॉर 1 थी, वर्ल्ड वॉर 2 थी, वो चीज अभी दुनिया में मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा अगर आप कोई बहुत बड़ी आर्मी रखते हैं और आप कन्वेंशनल अपने उस पे हैं और आपने भी उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा, स्पेशली उन मुल्कों के लिए जो इनकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। या कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए, ये जो बेसिकली है ना जी, हर फील्ड में टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ओवर। अभी टेलीफोन हमारे पास है, पहले वो बटन वाले फोन थे, तो ये स्मार्टफोन आ गए, इनके अंदर भी अभी ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई। वो कैसेट्स हुआ करती थी, उससे पहले कोई चार्जर होती थी, हम पुराने जमाने की देखते थे, फिर यूएसबीज आ गई, फिर क्या ना क्या आ गया। इसी तरह हर फील्ड के अंदर वो आपकी मिलिट्री हार्डवेयर है या आपका अदरवाइज है, दुनिया के अंदर जो निज़ाम या साइंटिफिक चीजें चल रही हैं, तो उसने टेक ओवर कर लिया है। अभी एआई जो है दुनिया के अंदर, अभी तो आई थिंक विदाउट सोचे पीपल विल बी फाइटिंग। अभी तो रोबोट के साथ जंग कर रहे होंगे। चाइना ने और रोबोट शायद इंडियन बॉर्डर पे उन्होंने डिप्लॉय भी किए हैं, जो बिल्कुल उधर कर रहे हैं। तो अभी ये रोबोटिक वॉर चलेंगे, इंसान जो है ना इसमें कम लड़ेगा। अभी आपने बस इन गैरिजन्स में रहना है और वहां से अपने तमाशा देखना है कि ये मिसाइल जा रहा है, वो मिसाइल आ रहा है, वो ड्रोन आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। यस, एक चीज जो ऑब्सलीट में समझता हूँ नहीं होगी, वो आपकी एयर वॉरफेयर है। एयर वॉरफेयर के अंदर क्योंकि एक स्टेज आती है, जिस तरह अमेरिकन हैं, ये पहले बिल्कुल ही कारपेट ये बॉम्बिंग करते हैं, उसके बाद ये ग्राउंड ट्रूप्स देते हैं। लेकिन अभी वो ग्राउंड ट्रूप्स की सिचुएशन जो है ना वो नहीं है। अमेरिकन देखिए हमेशा कमजोर लोगों पर इंतखाब करके तो वो मारते हैं, तो वो दम खबर अब उर्दन को दे रहे हैं। मतलब यार कोई बात करने वाली है कि आप उसको दे रहे हैं थ्रेट्स, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई फौज है, नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर आपने कोई दम खम है, जो बड़े बदमाश हैं, आप सामने है ना, आप रूस को थ्रेटन करें, आप नॉर्थ कोरिया को करें, आप चाइना को करें, ठीक है, तो आप जो बड़ी दुनिया की ताकतें हैं जो आपके लेवल की हैं, आप उनसे बात करें नहीं। तो इसलिए ये दूर रह के ना, तो इन लोगों ने यही सीखा है कि हम दूर से मारे, अपने लोगों को बचाएं। बिकॉज अभी लोग जो है ना कैजुअलिटी कॉन्शियस हो गए। अभी अमेरिकन से ढूंढ कौन की उनकी इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हो, अगर कैजुअलिटी ज्यादा होगी तो उनके फिर वहां पर साइड हो जाएंगी, पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से अभी ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी जो है ना ये एआई और इन चीजों के ऊपर, ये अल्टीमेटली। और फिर आप देखेंगे कि हमारी जो एयर के अंदर जो जितना भी एक एडवांस सिस्टम हम डिप्लॉय कर सकते हैं वर्चुअल दुनिया के अंदर, अदरवाइज ये सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। अगर हम अमेरिका और चाइना को कंपैरिजन करें मिलिटरीली, क्या क्या उनका है रेशो, कितने परसेंट है चाइना अमेरिका की इस टाइम? देखिए, जब इन लेवल्स पे बात करते हैं ना, तो क्या कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, बिकॉज दे नेवर फाइट विद ईच अदर। इस वक्त अगर चाइनीज को आप देखें तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली अमेरिकन की है। अब पता तो तब चले ना दोनों आपस में लड़े, तो कभी भी नहीं लड़ेंगे, कभी भी नहीं लड़ेंगे, ये नेवर। मतलब ये है प्रेसिडेंसी नहीं है। अब देखिए ना, जब अफगान वॉर हुई थी, उसके अंदर जो अमेरिकन ने सपोर्ट किया, ये रशियंस का जब हुआ इनिशियल 80s में और आगे से फिर 90s तक, तो उसमें आपस में भी ये कोल्ड वॉर्स थी, ये इनडायरेक्टली लड़ते हैं। अभी भी जो हमारा ईरान के अंदर हुआ था, ईरान तो लड़ा है, मतलब डेफिनेटली लड़ा है, लेकिन उसकी पैकिंग तो थी ना किसी न किसी लेवल पे। तो ये फोर्सेस जो टॉप लाइन दुनिया की है, इस तरह लड़ती हैं इनडायरेक्ट। तो चाइना की फौज किसी से कम नहीं है, चाइना की टेक्नोलॉजी उनसे कम नहीं है, और उनकी टेक्नोलॉजी है ना एडवांस्ड। आपने खुद ये उम्र का की हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान का मुकाबला अगर ये निज़ाम नहीं कर सका, तो चाइना का अमेरिका नहीं कर सकता। ना अमेरिका चाइना अमेरिका कर सकता है, ना अमेरिका चाइना का कर सकता है, वाइस वर्सा। तो ये आप समझे कि 19-20 का ही फर्क होता है इन फोर्सेस के अंदर। लेकिन पता तब चलेगा कि जब आपस में लड़े, कभी भी नहीं लड़े। आप फ्यूचर में चाइना को सुपर पावर देखते हैं या दोनों मुल्कों को सुपर पावर देखते हैं? फ्यूचर में जो है ना जी, बेसिकली जो दुनिया के अंदर जंग लगी हुई है, वो ये है कि जो फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वाशिंगटन से शिफ्ट हो रहा है बीजिंग की तरफ। वो थ्रेट करता है अमेरिकन को। एज ऑफ टुडे अगर आप देखें कि अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद हुआ, और अगर ईरानियंस वो इसमें बिल्कुल ही खड़े हो जाते हैं कि हमें डॉलर पे कोई नहीं होगा, आपका आपस में एक्सचेंज नहीं होगी, करेंसी जो टेचर खरीदते हैं वो डॉलर ही है। तो अगर डॉलर खत्म करके आप चाइनीज का स्टार्ट कर दें,
तो अमेरिका भी ओवर। इस वक्त अगर आप देखें फाइनेंशियली, तो जो रिजर्व्स चाइनीज के हैं दुनिया में किसी के नहीं। तो चाइनीज जो है ना, ये फ्यूचर की सुपर पावर है, और एज ऑफ टुडे भी है। लेकिन सिर्फ चाइनीज का ये है कि उनकी पॉलिसी के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो वन रोड एंड बिल्ट का उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं कि वो दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी इंड्यूस करते हैं। अमेरिकन जो है थ्रेट इंड्यूस करते हैं, वो जंग जदल की तरफ जाते हैं, ये डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो इन दोनों की स्ट्रेटेजी बड़ी डिफरेंट है। इसलिए मैं देख ही रहा हूँ कि अमेरिकन विद द पैसेज ऑफ टाइम अ डे विल कम कि वो बिल्कुल ही डूम्सडे, वो फारूक हो जाएंगे। सुपर पावर भी नहीं रही। नहीं, सुपर पावर में बदलाव शिफ्ट कर रहा है साथ ये। लेकिन चाइनीज जो है ना, वो हेस्ट में नहीं, वो बड़े सुकून से इनको जो है ना आहिस्ता 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 वो ट्रैप कर रहे हैं। जब वो फुली ट्रैप हो जाएंगे गोरबाचोव की तरह, जिस तरह के रशिया में हुआ था। क्या हुआ था रशिया में? ये कुछ हुआ था ना कि वो बहुत आगे जब निकल गया, जंग जदल में आगे चला गया, अमेरिकन ने उसको बहुत वहां पे ब्लीड किया अफगानिस्तान के अंदर, तो सारी वो टूट गया रशिया इकोनॉमिकली। डेफिनेटली। आप देखें दुनिया के तो है ही आपकी इकोनॉमिक्स, और मिलिट्री पावर तो आज भी बहुत बड़ी है रशिया। उसके पास जो मिसाइल में है, जो उसके पास एटॉमिक पावर है, सारा कुछ है। मिलिट्री पावर तो आज भी है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल पावर खत्म हो गई है। वो उस लेवल की नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो सेम आई थिंक हिस्ट्री विल रिपीट। देखिए दुनिया अल्लाह का एक असूल है, ये दुनिया का जो है ना कि कमाल को जवार है, एवरी राइज एवर फॉल। सो अमेरिकन ने अपना राइज देख लिया, इसके बाद देख। किसी ने बड़ी खूब बात की कि 250 साल के बाद मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया है ईरान ने। 250 साल से मुसलमान मार के चुके हैं उनको सर। क्या आप कहेंगे इसका? देखिए ईरान जो है ना, वो अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि अपनी ताकत को तैयार रखो दुश्मन के लिए, और ईरान ने एक्जैक्टली ये काम किया। पिछले 40 साल उसने तैयारी की है। अगर ईरान उस तैयारी के साथ ना होता, 250 साल में से 40 साल तो ये तैयारी करता रहा वो, तो उसके बाद ये था कि एक बैटल हार्डन स्टेट बन चुकी थी। इनको आपस में लड़ाते रहे, वो शीतल अरब के ऊपर ये लड़ते रहे इराक के साथ, फिर इसके ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदियां लगा दी। इनफैक्ट अमेरिकन ने बड़ी फेवर की उनको, इन्होंने फेवर इस तरह की कि उनको अपने पांव पे अमेरिकन ने खड़ा किया। उनके तमाम जो है ना ब्लॉकेट, उनके जो फाइनेंशियल सिस्टम और सब कुछ दुनिया के तो ब्लॉक कर दिया उनको। तो उनको आहिस्ता 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 अपने पांव पे खड़ा होना शुरू कर दिया। जब वो पांव पे खड़े होकर मजबूत हो गए, उनका फुट होल्ड जो है ना एक सही किस्म का हो गया, तो उसके बाद वही बात जिस तरह मोदी ने हमें फेवर किया, इसी तरह ट्रंप ने उनको फेवर किया, एंड ट्रंप इज ट्रैप्ड। ये तीनों फ्रेंड्स है ना, बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, ये तीनों के इस टाइम जवाल का ही शिकार है। रात को खबरें आ रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने गालियां तक दी है नेतन्याहू को कि आपसे सब नफरत करते हैं और आपको कोई पसंद नहीं करता, लेबनान में जो आप कर रहे हैं। तो क्या इस पे तीनों दोस्त बस एक ही उस कश्ती में सवार हुए? असल में ये लाइक माइंडेड है, ये नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ है, और ये मेंटली बहुत हार्डन लोग हैं, बड़े जालिम लोग हैं, बहुत ही बुरे इंसान है। इंसान अब आप देखें कि शैतान है। इंडियंस बहुत सारे लोग सोशल मीडिया, सब की मैं बात नहीं कर रहा, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन इंडियंस की अगर हम बात करें तो वहां पे इसराइल को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों को मार रहे हैं। और बल्कि उनके अपने कमेंटेटर्स हैं, वो अपने उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई अगर मुसलमानों को मारेगा या तो वो आप उसको अपना दोस्त समझे। तो ये सारी उसी पॉलिसी पे, ये मतलब क्या माइंडसेट है? बेसिकली ये ट्रैका बन चुका है। असल में ये था, जो इसकी सारी बड़ी साइंस है वो ये है कि अमेरिकन जो है वो इंडियंस को लॉन्च कर रहे थे, और वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इंडिया हमें वो डिविडेंड देगा जो पाकिस्तान ने अगेंस्ट रशिया दिया। तो इंडिया को वो चाइना के साथ करना चाह रहे थे कि इंडिया हमें एग्जैक्टली वही डिविडेंड देगा अगेंस्ट चाइना जो पाकिस्तान ने अगेंस्ट रशिया में किया। अब उन्होंने वहां पे जो साउथ पैसिफिक स्ट्रेटेजी है वो एक लंबा सब्जेक्ट है, उसमें नहीं मैं जाऊंगा। तो जब इनिशियली आपने देखा कि गैलोन वैली के अंदर इंडियंस को बड़ी मार पड़ी चाइनीज से, और अमेरिकन से पहले उनको ये कहा कि जी आप इनको इधर जाए और कश्मीर का मसला हम देखते हैं। तो अमेरिकन ने देखा कि यार ये तो पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, चाइना से क्या लड़ेंगे।
चाइना तो जाके उन्होंने अपनी राइफलें नहीं उठाई पर कोई सरेंडर कर दिया इन इंडियंस ने वहां पे। तो ये बेसिकली ये सारी जो जंग हो रही है इस दुनिया का नक्शा जो तब्दील है, पहले मैंने आपको बात की, ये फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये इवन मिलिट्री का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रहा है। तो ये चाइनीज को ब्लॉक करना चाहते हैं थ्रू इंडियंस, जो वो नहीं कर सके, बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन दैट। इसी तरह जब देखता है नितिन या वो पाकिस्तान के साथ अपने मामला सारे कुछ, तो फिर इन्होंने सारे ये देखा कि पाकिस्तान डेफिनेटली जो हमारा कंफर्ट लेवल ना इंडिया के साथ है ना इसराइल के साथ है, तो ये दोनों इस वजह से इकट्ठे हो गए और इन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान को जेर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विच दे फेल्ड। अभी दो बड़े अहम लोग हैं इंडिया के, कुछ स्टेटमेंट्स आई, एक एक्स आर्मी चीफ उनके और एक आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने कहा पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, मसाइल हल करने चाहिए। तो क्या इसको आप देखते हैं सारी प्राइज के बाद, सारी कोशिशों के बाद, क्या अब इंडिया पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है? ये कोई कहने के लोगों की जेन साली की जा रही है? देखिए दुनिया की जो स्ट्रेटेजी है ना, आप देखें कि वर्ल्ड वार वन के बाद क्या हुआ, इतनी बड़ी जंग हो जाती दुनिया हमारी, उसके बाद टेबल पे बैठे ना बातचीत करने की, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स आपने साइन की, इतनी लंबी इस पर 3 सेटिंग ट्रीटी थी वो, कि जिसकी वजह से वर्ल्ड वार टू हुई। फिर वर्ल्ड वार टू के बाद दोबारा से क्या हुआ, आपने हिरोशिमा नागासाकी के अंदर एटॉमिक बॉम्ब्स यूज किए, सारा कुछ किया, अल्टीमेटली आप टेबल के ऊपर आए। तो ये दुनिया का जो मिजाज है ना, और जो इसकी एक नेचुरल कोर्स है, तो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि जब आप देखते हैं कि यार इफ यू कांट डिफीट देम जॉइन, ये दुनिया का कॉन्सेप्ट। क्या इंडिया के इंटरेस्ट में पाकिस्तान की दुश्मनी है या दोस्ती? देखें दुनिया में दुश्मनी तो किसी भी कोई मुल्क हो, कोई आपस में मुल्क के अंदर हालात हो, आपका कोई कुंबा कबीला हो, कोई बहन भाई हो, जिस लेवल पे भी आ सकते हो, देखें ना, तो दुश्मनी पर कोई सूरत बन रही है, दुश्मनी में आपका नुकसान है। दोस्ती जो है, देखिए बड़े बड़े मसाइल जो है ना, वो आपके जंग भी आप कर सके दुनिया के अंदर, जो अल्टीमेटली वो हल हुए हैं वो बातचीत से। यूनाइटेड नेशंस इसीलिए बनी थी कि बैठ के बातचीत आप करें। तो जंग तो किसी मसले का आदमी, दुश्मनी किसी मसले का आदमी है। एक उनके बड़े टॉप के एनालिस्ट हैं परवीन स्वाने साहब, उन्होंने, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जरा भी देर नहीं इंडिया को करनी चाहिए, बातचीत शुरू कर दें, तो फौरन शुरू करें। ये नहीं कि ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो रही है, फौरन आप उनके साथ बात करें और नॉर्मलाइज करें रिलेशंस को। मतलब उनकी तरफ से आवाजें भी आ रही हैं, शायद अब अकल भी आ रही है कि लड़ाई कोई हल नहीं है, जो भी मसले हल हो सकते हैं वो बातचीत से ही हो सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी वो मिसाल मौजूद है ईरान अमेरिका की, इतनी शदीद लड़ाई हुई, खून के प्यासे दोनों तीनों मुल्क एक दूसरे के, कह सकते हैं आप, लेकिन बातचीत उनकी चलती रही है। बातचीत उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, कोई बातचीत ही ना हो। तो क्या इसके आपकी क्या राय? देखिए जंगें जो लड़ी जाती हैं वो अमन के लिए लड़ी जाती है। वी आर फाइटिंग अ वॉर फॉर पीस। तो पीस अल्टीमेटली जो है ना वो गन से नहीं आएगा, वो नेगोशिएशन से आएगा। गन का वही है ना, अभी देखें उसने इतना डराया ईरान को, सारा कुछ किया, ईरान ने भी डेफिनेटली रिटेलिएट किया, सब कुछ किया, ईरान नहीं डरा, वो डटा। तो उसके बाद क्या हल किया आपके पास? हल नेगोशिएशन। तो हर जो जंग है उसका अल्टीमेट जो है वो टेबल है, यू हैव टू कम ऑन टेबल एंड टॉक। तो इंडियंस को अभी एहसास हो गया है, बिकॉज देखें उन्होंने अखीर कर दी ना, रफेल से ऊपर क्या लेके आएंगे? तो आसमान से अल्लाह अपनी हिफाजत में भी फ्रेशर दुआने नहीं है ना, इसी लेवल पे है, दुनिया की आखिर तक वो चलेगी। तो उनको वो रिजल्ट्स अचीव नहीं हुए जो करना चाह रहे थे, तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं रह गया। अभी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, आपका ताल्लुक कश्मीर से भी है, और एक बड़ा इस टाइम कहने के इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। इख्तिजाज की कॉल है ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कश्मीर से नौचूल को। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? कैसे है उनके मुतालबात, या क्या बेहतर इसका हल हो सकता है? देखिए ज्वाइंट कृषि कमेटी के जहाँ तक मुतालबात का तल्ला, कहते हैं मुतालबात कभी भी इसलिए गलत नहीं होती, ये आप देख लें। बट देखना ये है कि अगर मैं आपको कहूँ या आपका बेटा आपको कहे कि मुझे V8 लेके दे, तो आप लेके दे सकते हैं उसे, नहीं लेके दे सकते बिकॉज यू डोंट हैव रिसोर्सेज।
तो कुछ चीजें तो फाइनेंशियली सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी को ना सल्यूट दें कि उन्होंने उनकी हर बात को माना। जहाँ तक उनके बिजली का पता है, 3 रुपये यूनिट तो दिए के वो नहीं हटा, इतना सस्ता है कि उनको 50% पे 40-50 अरब की सब्सिडी कश्मीरियों को मिल रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो मुतालबात इस हद तक तो फाइनेंशियली किसी हद तक तो माने देखी जा सकते हैं, लेकिन उनकी अभी जो मुतालबात आ गए पोलिटिकल जो आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है उसके अंदर उन्होंने जो शुरू कर दिया है ये बड़े हिसास मैटर्स हैं, ये बहुत ही पेचीदा चीजें हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे परसों तरसों तो गुजा कश्मीर से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया थ्रू समबडी, और वो आई एम वो डिस्टर्ब, उन्होंने कहा यार आप कश्मीरियों को हमारी तरफ से बताएं आजाद कश्मीर के लोगों को कि आपने हमारा दिन बुद्ध है। मैं कहा क्या मसला क्या है? उन्होंने कहा नहीं मसला हमें सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि इंडिया इस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ी डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहा है, आबादकारी कर रहा है, इंडिया से लोग लाके कश्मीर के मकूजा कश्मीर के अंदर प्रसार है, 30-40 लाख लोग आ चुके हैं, टोटल हमारी 1 करोड़ आबादी है, तो अगले 4-5 साल में 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 लाख उसने बसा लिए। और उसके बाद उसने कहा थी कि आप प्लेबिसिट करें, तो उस वक्त तो आजाद कश्मीर के वोटों की मजबूत नहीं पड़े, इतना ज्यादा वोट पड़ जाएगा उसको फ्रॉम विद इन गुजा कश्मीर कि हम सारे मारे जाएंगे, और फिर वो कहेगा कि आप मुझे प्लेबिसिट पे करें और जीतेगा भी, और कश्मीरियों को कहेगा आजाद कश्मीरियों भी मुझे आप दे दें। तो इसमें हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, ये टाइमिंग्स बहुत खराब है। इन टाइमिंग्स के ऊपर ये एक्शन कमेटीज और सारे इनने कश्मीर के अंदर अफरा दफरी बचाई की है, और मसला कश्मीर और कश्मीरियों को जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं गुजा कश्मीर के अंदर उसके ऊपर लोगों की तवज्जो ही नहीं जा रही, तो उसके अंदर वो बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। बेसिकली ये 10 सीटें हमारी बाजू हुई जिसके ऊपर ये अड़े हुए हैं कि ये होनी चाहिए खत्म। हम इसी किस्म की 24 सीटें जो है ना वहाँ पे इंडियंस ने भी रखी हुई है अलामती गुजा कश्मीर की असम्बली में। तो मैं समझता हूँ जब तक इंडिया अपनी सीटें खत्म नहीं करता तब तक हमें खत्म नहीं करनी चाहिए। आफ्टर ऑल को बचा है तो उसने सीटें रखी हुई हैं, तो अगर हम इसी तरह कदम करते हैं किसी भी शेप में हमें वो सीटें रखनी चाहिए। अलबत्ता जो उनके कंसर्न्स है उन्हें हमें जरूर एड्रेस करना चाहिए कि जी ये सीटें ब्लैकमेलिंग जो है ना इससे होती है, हुकूमतें कश्मीर के अंदर इससे की जाती हैं, फिर ये कश्मीरियों को फंड्स जो है वो लेके आ जाते हैं, फिर यहाँ के लोग जो हैं माजरी के उनको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, वो हमारे जो हक हुक्मरानी और हक मलकियत है इस स्टेट के अंदर वो भी मुतासर होता है इससे। तो ये काफी हद तक चीजें उनकी दुरुस्त है कहने की हद तक, लेकिन इसका ये मतलब है कि आप बिल्कुल ही एक वॉक ओवर दे दें इंडियंस नैरेटिव को। तो इसमें दूसरा ये है कि ये लोग ज्यादा डोमिनेटेड हैं नेशनलिस्ट अप्रोच जो हमारे कश्मीर के अंदर है, और वो बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्टर है। और मुझे उन कश्मीरियों ने ये भी कहा गुजा कश्मीर के कि यार इनको ये बताओ नेशनलिस्ट जो लोग हैं जो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं कि आफ्टर ऑल आपको इंडिपेंडेंट कश्मीर भी अगर चाहिए तो बगैर पाकिस्तान के नहीं हो सकता। तो आप पाकिस्तान से दुश्मनी लेके पाकिस्तान को बुरा भला कह के आपका सर्वाइवल थ्रेटन्ड है, वो गुजा कश्मीर का सर्वाइवल थ्रेटन्ड है। मजबूत पाकिस्तान जो है वो मजबूत कश्मीर की जो है वो एक अलामत है। हम तभी मजबूत रह सकते हैं कश्मीर वाले जबकि पाकिस्तान मजबूत होगा। अगर पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा तो इंडिया तो हमें खा भी जाएगा। बिल्कुल, वो तो आजादी वो तो कहते हैं कि हमारा ये इंडिया है, वो तो इसको डिस्प्यूट भी नहीं कहते ये हमारा ही है। बिल्कुल, तो वो वॉक ओवर लेंगे आजाद कश्मीर में, और वो आजाद कश्मीर को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज जब पाकिस्तान कहता है कि मैं इस मसले से निकल जाता हूँ, इंडिया जाने और कश्मीर जाने, हमारा क्या बनेगा कश्मीर का बीइंग कश्मीरी? तो मुझे मतलब इससे बड़ी परेशानी होती है। और इस बात में परेशानी होती है कि हमारे लोग बड़ा गैर समझदारी का टाइम गुजारा करते हैं कश्मीर के अंदर। उनकी लैंग्वेज, उनकी बातचीत, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कॉन्सेप्ट्स को उनको मिसलीड करना बिल्कुल गलत ट्रैक के ऊपर उन लोगों को चढ़ाया हुआ, यंगस्टर्स को स्पेशली। और ये मैं आपको बताऊं कि हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है, मैं यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देता हूँ, वो कहता है जी हम इस जंजाल में पढ़ना ही नहीं चाहते, हमारा ताल्लुक ही कोई एक्शन कमेटीज के साथ, हम तो अपने कैरियर को परसू करना चाहते हैं। तो ये चंद एक लोग हैं जो कि एक फितना और फसाद जो है उन्होंने वहाँ पे मतलब एक मचाया हुआ है, वो मसाइल पैदा कर रहे हैं। अदरवाइज जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल में बैठ के बड़े आराम से हल किया जा सकता है और नेगोशिएट किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी दिखनाएं एक्शन कमेटी वाले पे, अग्रीमेंट वाले भी, तो इसमें काफी मसाइल आते हैं। तो अभी एक और डिस्कशन में भी है कि पाकिस्तान के आज 5th जनरेशन तैयारे आ रहे, इससे कितना जो एयर पावर है उसका जो बैलेंस है कितना इस खिते में चेंज हो जाएगा उससे? देखिए वो तो ऑलरेडी हमने ना एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज हैं उसमें तो समझे कि हमारी इंडिया के ऊपर एयर पैरिटी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ एयर सुपरियरिटी। ठीक है जी, कि अभी इंडिया, आप यकीन करें, अपनी तैयारियां उड़ाता ही नहीं है वहां से अपने बेसिस, वो इतना डरता है।
तो अगर पाकिस्तान डेफिनेटली हम आगे काम करे तो हमें करना चाहिए, बिकॉज उनके पास एक बेहतर टेक्नोलॉजी है इंडियंस के पास। राफेल के पास आके हैं, बाकी हमारे पास पुरानी F-16 और बाकी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन चाइनीज के जो भी हमारे पास ये J-70 ग्राइंडर बाकी है 6 एयरक्राफ्ट। तो डेफिनेटली विकास जब तालीम आज से 5-10 साल बाद का नहीं हमको सोचना है, वी हैव टू थिंक बियॉन्ड इमीडिएट। तो ये साथ साथ हमने अपने आप को अपग्रेड करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली फ्यूचर में मसाइल पैदा हो। इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, अगर ये अच्छी तैयारी मिल जाएगी तो इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? इंडिया मेरे ख्याल से फिर वो दोस्ती की बात ही करे। ओके दोस्ती का भाई, वही मैंने पहले कहा ना, इफ यू कांट डिफीट देम जॉइन देम, सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। उन्हें पता चल गया कि इन्हें मार नहीं सकते हैं, लेकिन अब ये है कि चलो दोस्ती कर सकते हैं। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स को सुना था, कहते हैं अगर इंडिया आज ट्राई करे तो शायद उनको 10 से 12 साल लगेगी 5th जनरेशन तैयारी लेने में। तो पाकिस्तान को तो शायद इसी साल मिलने की उम्मीद है कि मिल जाएंगे। ये भी खबर है कि हमारे पायलट्स वहाँ पर ट्रेनिंग तैयारी। मैं आपको एक बात बताऊंगी, प्लान तुमको बहुत बहुत बेवकूफ बनाया भाई इंडियंस ने। इंडिया को किसी से कोई थ्रेट नहीं। इंडिया को किस बात का थ्रेट है? 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, उनकी 16 लाख की आर्मी है, इतना बड़ा उनका बजट है फोर्सेस का, सारा कुछ इतना बड़ा मुल्क है, कौन उस पर करेगा? पाकिस्तान करेगा, चाइना करेगा, इंडिया इज ए न्यूक्लियर स्टेट, इंडिया इज नॉट अ जोक, बहुत बड़ी ताकत है इस दुनिया की वो, ठीक है जी। तो इंडिया को किससे थ्रेट? इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल नैरेटिव पेशने के लिए, करने के लिए वो कर रहा है। अदरवाइज पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है टोटल डिफेंसिव है। अब जाके इंडिया को हमने देखा तो हमने डिफेंसिव ऑफेंसिव भी कर दिया है, हम क्विट प्रोको पे जाते हैं, टिट फॉर टैट पे जाते हैं। तो पाकिस्तान जो है ना बहुत पीसफुल कंट्री है, बड़ी खूबसूरत मुल्क है, सिर्फ हमें जो है ना इन्होंने फंसा दिया, मसला की शक्ल किया था, वो सारे निजाम बारे डिस्टर्ब करती है। आर बॉम्ब इज वेरी डिसेंट एंड वेरी स्मार्ट। उनका मीडिया तो ऐसे पोर्ट्रे करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को जैसे यहाँ पे एलियंस रहते हैं या तरह की और ही मखलूक, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि वो कहाँ से वो चीजें ले आते हैं कि जैसे पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं तो इंसान नहीं है, कोई और ही मखलूक है, तो खा जाएगा जैसे। इसी खौफ से, ये खौफ का नैरेटिव, उधर उनकी सियासत, उनका मीडिया, उनके व्लॉगर्स, उनके पॉडकास्ट, उनकी क्रिकेट, उनका बॉलीवुड पाकिस्तान बेस्ड है सारा, सिर्फ पाकिस्तान। मतलब और शायद मुझे नहीं उसकी समझ आती कि शायद मैं समझता हूँ शायद चाइना उनके लिए ज्यादा बड़ा थ्रेट है, पाकिस्तान से भी बड़ा, लेकिन उसकी वो बात भी नहीं करते। ये शायद ऐसा है कि जैसे वो होता है कि गरीब को देख के गुस्सा ज्यादा आता है और जो तगड़ा ताकतवर होता है उसके गुस्सा को भी ठंडा हो जाता है। तो इनका भी बिल्कुल वैसा ही मुझे तो लगता है। आपकी क्या राय है इस बारे? देखिए ना, मैं तो कह चुका हूं ना, ये इन जब आप न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं ना, देन यू डोंट हैव अ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। आपको थ्रेट ही कोई है दुनिया के अंदर। हमें शेरी बाजारी ने कहा, हम उस वक्त कैप्टन थे तो ये इंटरव्यू किया थे हमने, बड़ी खूबसूरत से बात की। उसने कहा जी पाकिस्तान को कन्वेंशनल फोर्स को सब खत्म करके घर लोगों को भेज देना चाहिए। पाकिस्तान ये मेरा बम पड़ा है, जिसने मुझसे पता किया ये बम मारूंगा मैं, देखते हैं हमारी ग्रेड कौन आता है। भाई न्यूक्लियर पावर इज नॉट अ जोक। आप नॉर्थ कोरिया जितने भी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको आप देख लेना, और दुनिया के अंदर सॉवरेनिटी गारंटेड इन न्यूक्लियर स्टेट्स की आज की दुनिया में। वरना जस्टिन ट्रूडो इज माय गवर्नर, जिस तरह वो कहता है ट्रम्प कि मतलब वो मेरी रियासत मेरा हिस्सा है, ठीक है। तो आपकी क्या किधर है फाइनेंशियल पावर? बड़ा खूबसूरत जी है, वो बड़ा बिल बना हुआ है कनाडा की तरह। पावर सिर्फ जो दुनिया के अंदर है और गारंटीड है आपकी सॉवरेनिटी जो इस्लाम की, वो आपकी न्यूक्लियर पावर। इंडिया को दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं कर सकती, ये सिर्फ उन्हें अपने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है? देखिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ये तो बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक और बहुत बड़ा ये सवाल है। हमारा बेसिकली जहाँ तक हमें पता ये है कि पाकिस्तान ने कभी भी न्यूक्लियर अपना फर्स्ट यूज नहीं करना, किसी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल नहीं करना। अलबत्ता अगर हमारे खिलाफ कोई इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है, वो अक्वायर करते हैं ताकि आपको जो मारता है फिर आप उसको जो है ना वो करते हैं। लेकिन जनरली ये है कि आप जो न्यूक्लियर स्टेट होती हैं वो आपस में लड़ती हैं। ये तो बड़ा बेवकूफ है कि इसने छोटी छोटी चीजों को ट्रिगर करता है फिर पीछे भाग भी जाता है। अभी वहां पे धमाके हुए, जैसे ये अभी इंडियन पंजाब में धमाका हुआ, फिर उसके बाद किले के सामने कुछ टाइम पहले धमाका हुआ। तो उनके मीडिया ने
पाकिस्तान में पे एग्जाम नहीं लिखाया। तो सोशल मीडिया पे ये मीम चल रही थी कि शायद अब तो हमारा दोस्त हम एग्जाम भी नहीं लगाता। मतलब एक उन्होंने कुछ ने कहा कि शायद तुर्की का हाथ है, उधर से उन्होंने पंजाब में कह दिया कि खालिस्तानियों ने ये किया है। तो वो उनका मीडिया भी खुद ही उनको, तो वो इस तरह से मतलब वो पाकिस्तान, क्योंकि शायद इस वजह से कि उन्होंने कह दिया होगा कि पाकिस्तान से जो भी हमला होगा उसके बदले में हम अटैक करेंगे। तो शायद उसको बहुत ऊपर बढ़ा दिया उन्होंने स्टैंड, कि वो अब इसलिए पाकिस्तान पे इल्जाम भी नहीं लगा रहे कि अगर इल्जाम लगाएंगे तो फिर अटैक भी करना पड़ेगा। और भाई इंडियंस थक गए, भाग भाग के आखिर में मना थकता नहीं, फिर हिम्मत नहीं रहती भागने की। कितने इल्जाम लगाए, कितने ही अटैक करेगा, कितनी जंग करेगा। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान का मैंने आपको बताया बहुत पीसफुल कंट्री है, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग। हम मजबूर हैं, हमें जो है ना बिल्कुल ड्रैग किया जाता है वॉर लाइक सिचुएशंस के अंदर। देखिए ना क्या हो रहा है इस वक्त, केपीके के अंदर क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, सारी ये फॉलो फंडेड। ये इसको इंडियंस जो है ना उनको फंड कर रहे हैं और हमारे सारे एरियाज उन्होंने डिस्टर्ब किए हुए हैं। हमने कौन सा आइडिया का एरिया डिस्टर्ब किया? ठीक है, कश्मीर के अंदर हमारी मूवमेंट चली थी, कोई वजह थी। इंडिया के पास क्या वजह? उन्होंने हमारे कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है बिला वजह। क्या तुम बनती है कि जब एक पॉलिसी बन गई कि मुसलमान जो है वो मुसलमान मुल्कों में और हिंदू जो है वो हिंदू स्टेट के अंदर जाएंगे, तो आपने आगे ना रातों रात आपने कब्जा किया, आपको मिला क्या उसमें से सिवाय जो है एक परेशानी के, एक तबाही के और एक जंग के, और मसलसल जो है ना हम इस खिते के अंदर चल रहे हैं। ये सारा इंडिया का कसूर है। एज एन आर्मी ऑफिसर आपका बहुत एक्सपीरियंस होगा, आप दुनिया की दूसरी जो आर्म फोर्सेज है उनको भी स्टडी करते होंगे। आपकी टॉप 10 आर्म फोर्सेस कौन कौन सी है, नंबर 1 से नंबर 10 तक? नंबर 1 पे कौन सा मुल्क, कौन किस मुल्क की आर्मी अच्छी है? इस वक्त जो वैसे आप देखें ना तो जितनी भी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उन सारों के आर्मी को अब नंबर 1 करते हैं। ठीक है जी, और देखें अमेरिकन, रशियंस, चाइनीज, उसके बाद आप पाकिस्तान, इंडिया और जो अपनी यूरोपियन हमारी स्टेट्स हैं उनके पास भी है, लेकिन इतनी ट्रेंड अभी वो पुरानी फौजें नहीं है। वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 उसकी नहीं है। ये जापान शिपान लुइस्तानी दो मैपिंग का रूट ठंड का है। तो ये छोटी छोटी बाकी आपकी जो इतनी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं सारी ये समझें कि इसी तरह ही पेजाई स्टेट्स हैं, है। बांग्लादेश की आदमी टू सम एक्सटेंट वो इस तरह ही है। तो ये जो न्यूक्लियर स्टेट्स ऑफ दिस इनकी बड़ी डेवलपमेंट फौजें हैं, टर्की के पास अच्छी फौज है। ठीक है जी, तो ये इसराइल का ये जो स्टांस है तो ये प्लस है या ये आप उनके पास है, ये भी अच्छी आर्मी है। लेकिन अच्छी आर्मी का तब पता चलता है टकराव होता है, कौन किस में की बनता हूँ। हम हमारे टकराव हुए हमें पता है। तो इस वक्त दुनिया के अंदर अगर अच्छी फौजें आप गिनेंगे, जो एक तो टेक्नोलॉजिकली, एक मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन, वो पाकिस्तान आर्मी। ऑनेस्टली आई एम नॉट गिविंग एनी बाइसेस, मैं बाइस नहीं आपको दे रहा। पाकिस्तान आर्मी इज द बेस्ट आर्मी इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी जिस तरह अमेरिकन आते हैं ना दुनिया को मारने के बाद सोल्जर्स को भेजते हैं, आप इस तरह नहीं है। हमारा सोल्जर जो इस वक्त लड़ रहा है केपीके के अंदर, मतलब एक अनसीन एनिमी को मार रहा है, जो दुश्मन आपको नजर ही नहीं आ रहा उसके खिलाफ लड़ता है। एक तो है ना फौजें सामने से आ रही गोलियां मार रहे, गोलियां खा रहे, आसान काम है। आप बैठे हैं रातों ड्यूटी दे रहे, पता नहीं चलता, पीछे से आगे गन फायर स्टार्ट हो जाता है, उधर से हो जाता है, इधर से ग्रेनेड आना शुरू हो जाते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वॉरफेयर। पाकिस्तानी फौज को डांटे और इस वक्त ये सारे गेम अप हुए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर से मतलब आप देख लें और इधर से देख लें, पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से अभी लड़ रही है और कर रही है, अगर कन्वेंशनली किसी को लड़ाया जाए फौजियों को आपस में, मेरे हाथ से पाकिस्तान आर्मी इज नंबर 1 आर्मी। इसकी जो मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन उसके हिसाब से इसका मुकाबला नहीं अपनी दुनिया के अंदर। अमेरिकन को आप लड़ाई ना इसी तरह देखे हैं ना, एक ब्रिगेड अटैक करें, आप लोग 20-30 बंदे मार दो, सब बात है। ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स, पुराने सोल्जर्स, मतलब अगर बराबर का आगे से है सिपाही, वो लड़ नहीं सकते ना, बहुत मुश्किल आया था। आप जाके मारे ना लगता है कुर्दन को मारूंगा। और ईरान के साथ ना, ईरान इतनी बड़ी कोई पावर नहीं है, मिलिट्री पावर नहीं है बड़ी, ठीक है जी। तो ईरान की फौज को भी उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो टॉप लाइन आर्मी से उसने अपने आप को प्रूव किया है मॉडर्न आर्मीज के अंदर। क्योंकि आपको पता जब तब चलेगा ना जब कोई आप किसी टेस्ट में जाएंगे, एक स्टूडेंट का अमदान हुआ तो पता चलेगा ना, एक फौज जब लड़ेगी तो पता चलेगा कि कितनी पावरफुल है। तो उस लिहाज से ईरान की फौज, और मैं आपको बताऊं अगर ईरान और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे हो जाए, जो अभी हमें अंदाजा हुआ है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो इनके साथ जो है ना
कोई आंखों में आके डाल के बात कर सके, कोई जुर्रत कर सके कि हम इन पे अटैक करेंगे या जाएंगे। न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान का हो और डिटर्मिनेशन हमारा और ईरानियंस का पता हमें चल गया है, हम एक ही जैसे, हम आपस में नेबर्स की हैं, और पाकिस्तान आर्मी और ईरानियन फौज को आप आपस में जोड़ दें, फिर देखते हैं हम कौन इधर हिस्सा है। उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी ने तो दुनिया को हिला दिया। जैसे ये बहुत बड़ा सरप्राइज हो बहुत बड़ा surprise है। अभी जो लेटेस्ट जो उनकी दोबारा से शायद पे शुरू हो गई, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब हम टिट फॉर टैट नहीं होंगे, अब वो अगर वो 10 मारेंगे तो हम 15 मारेंगे, मतलब 1.5 टाइम ज्यादा मारेंगे मिसाइल से ड्रोनों से। जो ईरान और जो अभी चल थी ईरान इसराइल अमेरिका, इसमें ईरान का रशिया और चाइना ने साथ दिए। डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट इन इट। किस चीज ने साथ दिए? ये देखें, आपके जो जितने भी हुए हैं, आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर उनकी एयर बेसिस, उनका सोल्जर आगे आगे भाग रहा था, पीछे पीछे मिसाइल फॉलो कर रहा था ईरान का। तो ईरान के पास कौन सी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो कि उनको वहां पे बड़ा ग्रिड रेफरेंस दे रही थी, जिस जाके होटल के कमरे में ठहरे थे उस कमरे में उनका मिसाइल जाता था। तो व्हाट इज दिस? सेटेलाइट। डेफिनेटली उनको जो जितनी भी मॉडर्न उनको हाई टेक सपोर्ट चाहिए थी वो उन्हें दी। वो एक स्टेज पे कहा भी है अमेरिकन ने कि ये चाइनीज हमारे बंदों को मरवा रहे हैं, उनको हमारी लोकेशन दे रहे हैं, उनको सारा कुछ खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये तुम्हारा सपोर्ट टोटली उनके पीछे खड़ा। और बाकी जितनी भी मिलिटरीली जामी आपकी कमी कुदाई होती है, उसमें थोड़ा सा आपको ऑक्सीजन भी मिल जाए ना एक रात के लिए, तो आप पाँव पे खड़े हो जाते हैं। तो वो उनकी एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन है। रशिया और चाइना से उनको मिल रही थी सपोर्ट। मिसाइल्स के लिए ये जो मटेरियल जो है वो भी दिया। डेफिनेटली रिपोर्ट तो देखिए, ये तो ऐसी चीजें ना कि इस पे हम एक क्यास राय कर सकते हैं, क्यास लगा सकते हैं, वरना चाइनीज है उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है सारा कुछ है, और रशियंस भी वहाँ पे उनकी चीजों को डेवलप कर रहे हैं कि जो यूरेनियम इनरिच हुआ है, भी बाकी चीजें होंगी, सारा कुछ हुआ है, तो उसमें रशियंस डेफिनेटली दे आर सपोर्टिंग। क्या ईरान की शिकस्त पाकिस्तान के ट्रस्ट में है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? ईरान अगर डिफीट हो गया तो हम मारे जाएंगे, वहां पे आके आपके बैठ जाएंगे जो अपने रशियंस हैं, सॉरी इसराइली हैं और इंडिया। और आज जनाब फिर आप देखेंगे कि आज लाहौर में धमाका हो रहा है, पिंडी में हो रहा है, आज जनाब इधर शहर में, आज कराची में, आज डीपर सिटीज आपकी वहां पे जाके मारेंगे। अभी तो इतने दूर बैठे हुए हैं और आपको उन्होंने इतना डिस्टर्ब किया हुआ है। जब आपके पड़ोस से आके बैठ जाएंगे तो भाई पाकिस्तान के इंटरेस्ट में मजबूत ईरान है और ईरान के इंटरेस्ट में मजबूत पाकिस्तान है। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री दोनों कोर्सेज बन गई है, इनको एहसास हो गया। पाकिस्तान के तो ईरान के साथ इतने कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। अगर आप डेफिनेटली यस। बस क्या चीज इनको नजदीक लेके आई? देखिए, जब उन्होंने देखा कि इंडिया जो उनका बड़ा कुर्बत मिलना चार उनके बड़े आपस में मजे चाहने, उनके वहां से इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स अगेंस्ट पाकिस्तान ऑपरेट कर रहे हैं, दुनिया की तारीख का पहला पकड़ा हुआ उनका जो नेवल अफसर है वो विभूषण, ठीक है, ये सुवेदास, ये सारी बातें उन्होंने तो भाई चाहिए थी। वो कहीं नहीं, उनके साथ इंटरेस्ट था अपना, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, शेयर उनको बेचते थे, बट सारा कुछ करते थे। अब देखिए ना, अमेरिकन ये बड़ी पॉलिसी, वो कहते हैं कि अमेरिका जो ईरान है वो तेल बेच सकता है इंडिया को, पाकिस्तान को। अब उसका इंटरेस्ट इंडिया की तरफ जा रहा है, उसका ट्रेड इंडिया की तरफ जा रहा है, उसका सारा जो फाइनेंशियली मतलब डेफिनेटली बीइंग सपोर्टेड। तो वो सारी चीजें जब आप देखें, जब उसने देखा तो उसके लोग मारे जा रहे, और इंडिया के जो रॉ के लोग हैं वो थ्रू इजराइल वो तमाम दुनिया को इंटेलिजेंस दे रहे हैं। पहली वेव में जो इतने लोग मारे गए हैं ईरान के, कैसे मारे गए? तो जब ईरान को एहसास हुआ कि ये जो अल्लाह ने कुरान में लिखा है ना कि ये यहूद नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, तो ये तो है ही काफिर, बिल्कुल ही, ये तो किताब को फॉलो नहीं करता, ये कैसे दोस्त हो सकता है ईरान? बट ईरान की मजबूरी है, लेकिन ईरान को अंदर की बात का पता चल गया, पाकिस्तान इतना बुरा नहीं है जितना हम उसको समझते हैं। जिस तरह हमें पहले लड़ाया जा रहा था इराक के साथ और बाकी मुस्लिम स्टेट्स के साथ, इस तरह पाकिस्तान के साथ भी ये नैरेटिव्स हैं, ये स्टेट लेवल पे नैरेटिव्स चलते हैं, अवाम के लेवल पे नैरेटिव्स चलते हैं, हर लेवल पे नैरेटिव्स चलते हैं। आपको कभी इंडियन आर्मी के साथ इंटरेक्ट करने का या काम करने का मौका मिला? इंडिया अभी नेशंस में रहा, उनके सिविलियंस थे, लेकिन जनरली जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी होती है वहाँ पे इंडियन आर्मी को नहीं रखती।
तो हमसे पहले इंडियंस थे सिरा लियोन के अंदर, वो चले गए तो उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने जाके वहाँ पे टेक ओवर किया था। तो सिविलियंस डेफिनेटली हमारे साथ थे। मुझे उनके साथ जो है ना काम करने का मौका मिला है बैटल फील्ड के अंदर, कि वो गोले मुझे मारते थे वहाँ। क्या ठीक है, सियाचिन के अंदर, सियाचिन में दुनिया के हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर था, कॉन्वेस सर्विंग के ऊपर। और वहां पे ये बात है 1991 की, ठीक है जी। तो वहां पे हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, बहुत दूर दराज से सारा कुछ था, बट उनके बड़े हमारे करीब आके शंस गिरते थे, वहां पे गिरते थे। उसके बाद कारगिल की जो लड़ाई हुई, मैं आजाद कश्मीर के अंदर था, तो वहां पे मैं निकाल के अंदर पोस्टेड था। मैं पूरा दिन अपनी गन को जानों के पीछे बुलाता था। वो यूं करते थे, एक जगह से फायर करके दूसरी जगह अपनी मॉडल ले जाते थे, दूसरी से तीसरी जगह ले जाते थे। तो आई यूज्ड टू चेस, और उनके पोस्टों के ऊपर हम फायर करते थे। दूसरा, मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन का रहने वाला हूँ, तो मेरे घर को भी इंडियंस एंगेज करते हैं लाइक एनिमी पोस्ट। मेरे घर को नतवा किया वहाँ पे पठा के ओपी, यहाँ से 5-7 साल पहले की बात है, जन पाजवा वास्को मोड। फिर मैंने जनरल शरीफ को लेटर लिखा, मैंने कहा सर मेरे घर को तो ये इंडियन पोस्ट करा करते हैं कि अच्छी। फिर जो हमने इंडिया के साथ किया, उसकी पोस्टों को एंगेज किया, फन बात। वो उनको पता था कि आपका घर है, रात को लड़ चुके हैं इस वजह से या वैसे? नहीं, लड़ने की तो खैर उनको पता है, जब कर्नल है तो लड़ेगा, उनके साथ जो पिछला मैंने लड़ा है, तो वो उनको पता था कि ये हमारा है प्रोफाइल था। कर्नल रिटायर्ड की हैसियत से वो आपको टैग करते थे कि ये हमारे नॉट रिटायर्ड, देन आई वाज सर्विंग। उस वक्त सर्विंग था मैं, जब मेरे घर को टारगेट करते थे। फिर मैंने लिखा और हमने फिर इंडियंस को किया, तो मैंने उस सेक्टर में मैंने सर्व भी किया। मैं अपने घर से तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर दूर था, वहां से यूज किए थे। आई डोंट थिंक सो उनको ऐसी चीज का पता होगा, बट उनको ये पता था कि ये उन्होंने कर्नल कोठी के नाम से मैं से उसको रजिस्टर किया हुआ, इस तरह में कर्नल कोठी। कर्नल कोठी आपका नाम रखा हुआ था, मतलब कर्नल का घर है वही ना? हाँ, एक टारगेट का नाम रखा हुआ था। एग्जैक्टली। तो वो जब फायरिंग स्टार्ट करते हैं उस एरिया के अंदर, तो पहले हमारे घर से शुरू करते और फिर ऊपर जाते थे। ये मैं कर्नल शिंदेरा को मेरे साथ वो इंटरव्यू में आया, मैंने किया, तो उनको शर्म करनी चाहिए कि सिविलियंस के ऊपर फायर करते हो, करोड़ों पाकिस्तान फौज पे, और तुम्हारे आगे से मुंह और दांत तोड़ते हैं वो, तो तुम लोग कहते हैं हम पे फायर करके सिविलियंस पे, चलो फौज सॉफन अप होगी और इस तरह होगी। तो वो उसने कहा जी भैया सॉरी, ये हमारी पॉलिसी नहीं है इंडियन आर्मी की, वैसे ही मैं वैसे ही किसी ने नहीं किया, इतने अरसे से कर रहे हैं। एंड दे डिस्ट्रॉयड माय हाउस, मेरे घर के वॉशरूम तक जब उनके स्प्लिंटर्स लगे, ठीक है, 100 बोला हमने फायर किया, पूरा मेरा खानदान उधर होता था ईद के दिन जब हमने किया। Now we don't go there, इन चीजों को अवॉइड करते हैं, और दुश्मन को पता है। वो हाई प्रोफाइल टारगेट इसलिए भी है कि मेरे चचा वज़ीर आज़म थे वहाँ पे, मेरे वाल साहब मिनिस्टर थे गवर्नमेंट के, पॉलिटिकल फैमिली है, एक हाई प्रोफाइल टारगेट फॉर्म के लिए वही नहीं एज तो करते हैं। अगर टॉप 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें तो कौन कौन सी? टॉप 5 में तो नंबर 1 तो मैं अपनी एजेंसी, ये तो सब कहेंगे बायस्ड है, तो बायस देखें जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने बड़े काम हम अमेरिकन के साथ में, बाकी देखिए हमारी जो इंटेलिजेंस है ना, ये रियल टाइम है, डिप्लॉयड है, काम करती है, बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही है, केपीके के अंदर काम कर रही है, बाकी एजेंसीज कौन सा काम कर रही है, इंडियंस क्या कर रहे हैं, रॉ क्या कर रही है, ठीक है। और मुसाद क्या चैलेंजेस है, उनके भी चैलेंजेस हैं, जैसे पंजाब में या जो उनकी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जो साथ, वहाँ के कुछ चलते रहते हैं मसाए, उनके भी चैलेंजेस हैं उनकी। देखिए हम छोटा सा मुल्क हो गया ना, तो हम इतने बड़े अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, डेफिनेटली रॉ अच्छी है, मुसाद अच्छी है, केजीपी अच्छी है, उसके बाद सीआईए पे है नंबर 1 और आईएसआई होगी नंबर 2। देखिए आज के हिसाब से आपके जो आपका जो नॉलेज है उस हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर टॉप 5 जैसे हम क्रिकेट में टीम तो मेरे ख्याल से सीआईए ने बड़ा अच्छा काम किया दुश्मन की वजह से। मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ईरानियंस को मारा है, कि पूरी वेव उन्होंने आफ्टर इंटेलिजेंस के ऊपर काम हुआ है ना, देखिए। लेकिन उससे ज्यादा तो मुसाद को सारे क्रेडिट देते कि ये ज्यादा सीए से ज्यादा तो मुसाद का उसमें रोल था। This is what I'm saying, ये मैं कह रहा हूँ ना, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये इंडिया रॉ थी, उनकी देखिए इंसानों ने आपस में इकट्ठे होकर काम किया, रॉ, फिर इसराइल वाले, फिर अमेरिका वाले, इनकी सीआईए मुसाद वाला सारे इकट्ठे होकर उन्होंने काम किया, तो इनका जो अचीवमेंट थी वो 100% थी। एजेंसीज का ये अगर वॉर रोल उसका देखें, वॉर टाइम में हम देखें इसको, फिर काउंटर, इसके डिफरेंट काम होते हैं आपस में, तो काउंटर कर रहे होते हैं इनकी सारी मूवमेंट्स को, सारी चीजों को, तो ये अमेरिकन ने मतलब उनकी एजेंसीज का मतलब नंबर 2 पे सीआईए, अभी नंबर 3
आप कह सकते हैं, रॉ को कह सकते हैं, No, रॉ कह सकते हैं। number 4. 4 में आपको इवन नहीं, बल्कि आप नंबर नहीं, नंबर 2 पे अगर आप रखना चाहें ना, वॉर वाइज देखें, पीस वाइज देखें, तो चाइनीज को भी आप ग्रेड्स ये करें कि उन्होंने पूरे निजाम को सही बांधा हुआ है। वो भी ये टॉप 5 में हम कह लेते हैं, 1 2 3 नहीं कहते, Okay. ये टॉप 5 के अंदर आता है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, ISI, CIA, चाइनीज एजेंसी, उसके नाम का मुझे नहीं पता। उसके बाद रशियन को आप रखें, इराक, उसके बाद इराक आएगी, उसके बाद रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी, और MI6 का भी काफी नाम। MI6 का देखिए, वो पीसफुल स्टेट्स, MI6 है फलाना, वो ऐसे पोलिटिकली उस काम के लिए करते हैं। मैं उसको देख रहा हूँ फ्रॉम वॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, उनका एक्चुअल काम है, लेकिन पोलिटिकली भी मुल्क को स्टेबल रखती है, एजेंसी रखती है। अच्छा, SSG कमांडोज और आम जो फौजी होता है, आम सिपाही या जो भी रैंक होते हैं, उनकी स्किल्स में कितना फर्क होता है? उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, वैसे उनका टैलेंट, उनके अंदर गन चलाने का, ये कितना डिफरेंस होता है उनकी स्किल्स के अंदर, आम सिपाही के और SSG कमांडो के? जितना कोरोला में और BMW में या मर्सिडीज में आपका बहुत बड़ा फर्क है। जो कमांडोस है ना, उनकी जो ट्रेनिंग है और उनकी जो लाइफ है, उनकी जो मोटिवेशन है, उनकी जो सोच है, उसका मुकाबला है। उसके दिमाग में, एक कमांडो के ज़हन में सिवाय उसके प्रोफेशन के और कोई चीज है ही नहीं। उसका ये नहीं है कि मैंने पीसी में ये खाना है, खानों की ये किस्में फलाना है, या ड्रेसेस की ये किस्में ये बनाना है, गाड़ियों की ये किस्में है। पता नहीं, लोग डिस्कस करते हैं बैठ के, वो जब भी डिस्कस करते हैं आप प्रोफेशनल लोग करते हैं, वेरी फोकस्ड। आपको कितना मौका मिला उनके साथ का? मेरे दोस्त हैं, मेरे कोर्समेट्स, हम लोग इनको देखते हैं। आम आम जो एक जैसे आप ऑफिसर थे और जो SSG के जो कमांडोज होते हैं, ये इनके अंदर काम करते हैं किसी ऑपरेशन के दौरान, या वैसे ही होती अपनी अलग कमांड होती है? ये कलेक्टिव ऑपरेशंस होते हैं, उसको लीड कौन करता? डिपेंड करता है। कौन, आप कर्नल है और वहां पे मेजर रैंक का SSG कमांडो, तो फिर तो आप उसको लीड करें। नहीं, इस तरह नहीं होता। जो एसएसजी के ऑपरेशन होते हैं स्पेशलाइज होते हैं, तो वो अपने एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन जब करते हैं तो उनमें उनकी टोटल कमांड कंट्रोल सारा कुछ एसएसजी का अपना होता है। ठीक है, ठीक। और इसमें वो इसका आम नहीं होता, उनकी गुरिल्ला वारफेयर होती है। आपने देखा होगा कि ये पीस टाइम में कोई हाईजैकिंग के केसेस हो, कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए, कहीं मतलब कोई टेररिस्ट आ जाए, बाकी लोग एरिया को कॉर्डन करना है, सारा कुछ करना है, वो बहुत स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस करते हैं, आर्म ऑपरेशंस। हम इंडियन आर्मी से क्या सीख सकते हैं? इंडियन आर्मी से आप एक चीज ये सीख सकते हैं कि अगर फौजें पोलिटिसाइज हो जाएं, अगर फौजें सियासतदानों के मातहत हो जाएं, तो वो फौज नहीं रहती, पुलिस बन जाती, जिस तरह के इंडियन आर्मी इस वक्त है। इंडियन आर्मी ने बहुत लूज किया है, ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। ये इंडियन फौज पुराने वाली फौज नहीं रही, जो 71 की फौज थी, जो 65 की फौज थी। ये मोदी वाली फौज जो है ना, उसने सियासत को लाके, आप यकीन करेंगे वहां पे कोर कमांडर्स की पोस्टिंग जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से होती है। उसका क्या पता कि ये कोर कमांडर का क्या काम है, इसको किस कोर को कैसे करेगा, इसके स्किल्स क्या है, इसके कोर्सेज क्या है, इसकी बाकी चीजें उसको क्या लिस्ट है, वो तो आर्मी चीफ को पता। तो वो हार्ड कोर आर्मी उस तरीके से नहीं गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फौजों के अंदर पोलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत कम होना चाहिए, तभी वो फौज जो है ना एक हार्ड कोर आर्मी करती है। और उनकी आर्मी हार्डकोर आर्मी नहीं? आई डोंट थिंक सो। जिस तरह अभी पिछले दिनों हमारे मेरे गाँव के सामने मैं देखा, जो उनको मार पड़ी, जो कुट पड़ी, जो सारा कुछ हुआ, तो वो अभी थोड़ी सी ना आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी फौज की जो है वो मोरल बाकी चीजें वो डाउन होती जा रही है। अफगानिस्तान एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट नेबर है हमारा, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे में, हमने तो बड़ी खुशियां भी बनाई कि जब ये अमेरिका वहां से निकला। अचानक से ताल्लुकात क्यों खराब हो गए और इतने लेवल पे चले गए कि लड़ाई शुरू हो गई? देखें, दुनिया में जो बड़ी चीज मूव करती है वो पैसा। रिचर्ड निक्सन के बुक में इन द अरीना उसमें लिखता है कि पहले किताब से मनी इज समथिंग, आखिरी किताब उसकी मैंने पढ़ी, उसने कहा लिखा कि मनी इज एवरीथिंग। ये जो है ना किराए के कातिल बन चुके हैं, है हमारे भाई, फानी सारा कुछ है, अंधे होके पैसे की खातिर, भूखे होके। पहले इनको अमेरिकन जो है, आपको पता है कि वो वगैरह चार्टर्ड फ्लाइट्स आती थी, पता नहीं कितने मिलियन उनको पर वीक आता, वो डॉलर्स बेचते थे, इसीलिए करेंसी स्ट्रॉन्ग हुई, सारा दुख हो गया।
जब से ट्रम्प आया उसके लिए ट्रम्प पैसा कबूल कर लिया। अब वो मुझे एक स्ट्रेटेजी थी कि इन सब पे हम पैसा इधर से निकालते हैं न्यूज बेटर तो इनको सपोर्ट करो आखिर लैक। फिर उनका एक सर्च एनालिसिस का मैंने देखा और उनका कोई आई थिंक कोई मिस्टर था, उसने कहा जी हमारी रिसर्च के मुताबिक देयर इज नो जो इस्लामिक टेररिस्ट कहते हैं हम या कोई मोटिवेशन कहते हैं या जो ये खुद कुछ बाहर आते हैं इसका कहते हैं कुछ नहीं है। कहता आज वो उस्मान अफगानिस्तान का है, अगर पाकिस्तान वाले उसको जनाब 10 लाख दे रहे हैं आप 20 लाख देंगे तो ये वर्क फ्री। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। उसने कहा कोई यहाँ पे इस्लाम मुसलमान का नाम नहीं, ये पैसा है, आप उनको ज्यादा पे करें दे वर्क फ्री। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो शायद साबका जो चीफ थे जनरल फैज, वो जो उन्होंने मौके जाके चाय का एक कप पिया था, शायद वो भी पाकिस्तान से बहुत बैकअप है। लेकिन ये तो ऐसे सोशल मीडिया का सच नहीं वो पढ़ा है जब चंद फैज गए होंगे बातचीत की होगी नेशनल ट्रस्ट में चीजें जाती हैं, बड़े वेल थॉट आउट विजिट्स होते हैं, इनको डेलिब्रेट किया जाता है कोर्ट मॉडल कॉन्फ्रेंस के अंदर, आर्मी चीफ की अप्रूवल होती है, एक पूरा उसके अंदर आपका एक मैंडेट होता है जिसको आप लेके जाते हैं बातचीत करते हैं। जनरल फैज और कहने कीजिए ISI हिमसेल्फ इज नथिंग, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशनल मैंडेट है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। तो ये तो वैसे ही गपशप क्या तक थी ऐसी कोई। आपके सबसे पसंदीदा आर्मी चीफ कौन है? जी मैं सारे आर्मी चीफ को पसंद करता हूँ जो रहे। तो मोस्ट फिट? मैं दिल की बात बताऊँ आपको, आप एक दो की मुझे चॉइस नहीं, अगर मैं फ्रंट फुट पे खेलता हुआ देखूँ ना एज अ सोल्जर तो आसिम मुनीर। ठीक है बाकी चीजें लोग आप हम समझते हैं कि जो सारा सोशल मीडिया शोर शराबा पॉलिटिकल थी अपनी जगह, बट मैंने उसको एज अ सोल्जर देखना है, बीइंग अ सोल्जर। एज अ सोल्जर ही मैं आपसे हाँ। सोल्जर में क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। आसिम मुनीर जो है ना फ्रंट फुट पे आके खेलता है, दिस इज व्हाट आई लाइक ऑफ हिम। आप खुद भी एग्रेसिव नेचर? वेरी एग्रेसिव। यू कैन आस्क माय यूनिट ऑफिसर्स या जिन मैं मासूम पे रहा हूँ अल्लाह की फजल करम से, जिन लोगों ने मुझे देखा है, आई वाज वेरी एग्रेसिव एंड आई लव पीपल कि जो फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं और लड़ते हैं। ये देखिए इसी तरह मीडिया को वो कर सकते हैं ना पीछे। मैं आपसे मेरा यही था कि आप प्रोफेशनल मतलब जो है होता है, बाकी जो पॉलिटिकल चीजें हैं उनको फिर हम बात की नहीं कर रहे। नहीं वो भी पर डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ ना, ये चीज मे भी लोग को ये चीज अच्छी साउंड ना करे जो मैं कहता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने जो आपके दिल में है, मेरे दिल में बात है। मेरी बिल्कुल डिफरेंसेस हो सकती हैं चीजें, लेकिन एज अ सोल्जर मैं अगर देखूँ ना, दिस जेंटलमैन हैज डन वेरी गुड। और एक आखिरी सवाल है आपसे, जो पाकिस्तान आप लोग पॉलिटिक्स पे भी नजर रखते हैं, जो पाकिस्तान में जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, जाहिर है पाकिस्तानियों को गिले शिकवे भी हैं बहुत सारे, आप भी उन्हीं में से ही हैं, मिलते जुलते होंगे, आप गाँव के रहने वाले, आप ज्यादा मिलते जुलते होंगे, तो क्या है आपके इस पे क्या कहेंगे? इसको डिफ्यूज करने की जरूरत नहीं है? मतलब अवाम और सब एक दूसरे के आमने सामने आएगा, अल्टीमेटली लूजर मुझे लगता है पाकिस्तान ही लूज कर रहे हैं, लूजर पाकिस्तान ही जाहिर होगा जब हमारी आपस में लड़ाई हो। तो क्या रहेगा? ये जो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारी इंजेक्शन बोर्ड में कई लोग हैं और 5th जनरेशन जो वॉरफेयर है इसने फर्दर उसके ऊपर गलबा पैदा किया और साहब पैदा किए। इसके ऊपर जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो तो सियासतदान ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, दे सकते हैं। हमें सेल्फ को खत्म करके मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तानियत को पाकिस्तान फर्स्ट फॉर्म लेके आए असम्बली और उसके ऊपर जाके हम अपनी पॉलिसीज को पेश करें, चीजों को पेश करें, तो ये आप सबके लिए बेहतर होगा। इसके लिए सबसे बेहतरीन क्या ये अमल हो सकता है कि बस जिसका जो काम है वो करे, बस ये वो तो डेफिनेटली है, क्योंकि शुरुआत अगर हम करेंगे तो शायद हम बेहतरी की तरफ जा सकें। असल लड़ाई भी हमारी शायद इसी वजह से ही है कि हम लोग एक दूसरे की चीजों में इंटरफेरेंस करते रहते हैं और फिर झगड़े पड़ते हैं, फिर वो आवाम तक जाते हैं, आवाम में झगड़े पड़ते हैं, तो एक बहुत डिवीजन है इस वजह से। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि सारे अपने अपने काम करें जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हर बंदा आपका काम नहीं कर रहा। अगर आप सियासतदानों को कहेंगे काम करने के लिए तो वो दूसरे का काम ज्यादा करेंगे, अपना काम करेंगे। इसी तरह आप बाकी फोर्सेस देखें, जो आदमी है मैं आप स्ट्रेट एकदम आदमी कभी इंटरेस्ट नहीं रहा कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में चीजों में आए, इसकी मजबूरी है और हमें किसी हद तक लेना है,
बिकॉज आर्मी चीफ इज अ सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो जिस तरह एक बिल्डिंग की सिक्योरिटी आप देखना, लोग बैठ रहे हैं बिल्डिंग को सिक्योर करने से तरह देखिए मंत्री है, उन्होंने काफी हद तक हमारा इंटरफेरेंस पूरी दुनिया के डोर बॉर्डर ये चीजें चलती हैं होती हैं, और आर्मी की इंटरफेरेंस रहती है इस हद तक कि वो एडवाइस करते हैं कमेंट्स को फॉरेन अफेयर्स बाकी चीजें जितनी भी आती हैं। तो उस सारी चीजों के बाद हम देखते हैं तो ये कोई नई बात की तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर है, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी इन्वायरमेंट्स क्रिएट हो गई हैं उनके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक जो है ना लाइटर नोट के ऊपर चीजों को देखे जाया जाए, ना कि बहुत रिजिडली बहुत सख्ती से इस तरह चीजों को देखा जाए। जितनी आप धमाका भी तो हुआ था, थोड़ा मैग्नानिक की शुक्र जो मुल्क को सबसे पहले रखी मैग्नानिक जो भी हमारे इख्तलाफ क्रिटिकल लीडरशिप का उसको अपने पास हमारा क्रिटिकल सिस्टम ही फेल हुआ मुझे लगता है। अदरवाइज जो पिता के इमरान खान जेल में ना था, इन सियासतदान वो चाहिए था, वो भी सियासतदान इनका भाई ये सारा कुछ है कि हम बैठ के बातचीत करते हैं, उसकी भी गलती है। इमरान रिजिड नहीं चाहिए बंदे के अंदर। आप पॉलिटिशियन हैं, आप चीजों को अकोमोडेट करें, आप फ्रंट को अपने आप ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें जो मुल्क के लिए, आपके फॉलोअर्स के लिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। दोनों तरफ से ही जरूरत है। दोनों तरफ से। अब ये नहीं सिंगल कर सकते क्योंकि ज्यादा ही दोनों तरफ से थोड़ा सा एक एक कदम दोनों कदम पीछे हटे तो आगे गले लगा एक दूसरा वो करें और मुल्क की खातिर ये करें, और ये जो एक हार्ड लैंग्वेज अप्रोच है ये कहना साहब आप हमारे पास तशरीफ में आए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।